कानपुर शहर का नवाबगंज मोहल्ला कई मायनों में अपनी पहचान बनाए हुए है। एक तो ये पुराना कानपुर के नाम से जाना जाता है, दूसरे गंगा नदी पर बना गंगा बैराज अपनी अद्भुत छटा बिखेरता है। अटल घाट पर बैठकर लोग कलकल बहती गंगा की लहरों का लुत्फ उठाते हैं, नौक विहार का आनंद भी लेते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग रोजाना आते हैं। नवाबगंज का जागेश्वर मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल सावन के अंतिम सोमवार को दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें पुरुष और महिला पहलवान भाग लेते हैं। दंगल को देखने भारी भीड़ उमड़ती है। इसी जागेश्वर मंदिर के ठीक सामने ओम प्रकाश सैनी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी सरला के अलावा 3 बेटियां थीं। ओम प्रकाश सैनी फूलों का व्यवसाय करते थे। उनकी पत्नी सरला जागेश्वर मंदिर परिसर में फूल बेचने का काम करती थी। पति पत्नी मिलकर इतना कमा लेते थे जिससे परिवार का खर्च मजे से चलता था। बड़ी बेटी कुसुम जवान हुई तो उन्होंने उसका विवाह संतोष के साथ कर चुके थे। मंझली बेटी बरखा थी, वह अपनी अन्य बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसकी खूबसूरती में और निखार आ गया था। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद वह आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन सरला ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और घरेलू काम में लगा दिया। बरखा बनसुमरकर मंदिर परिसर स्थित फूलों की दुकान पर अपनी मां के साथ बैठती तो अनेक युवकों की निगाहें उसे घूरती। चंचलच बरखा किसी को अपने पास नहीं फटकने देती थी। बरखा के जवान होने पर वह उसके लिए उचित लड़के की तलाश में जुट गए। उन्होंने परिचय के साथ बरखा का नाम सैनी समाज के सामूहिक विवाह रजिस्टर में भी दर्ज करा दिया। लंबी भागदौड़ के बाद उनकी तलाश कृष्णकांत पर जाकर खत्म हुई। कृष्णकांत के पिता रामकुमार सैनी कानपुर शहर के यशोदा नगर मोहल्ले में रहते थे। सैनिक चौराहे पर उनका निजी मकान था। वैसे वह मूल निवासी सकरापुर बीधनू के थे। वहां उनका पुश्तैनी मकान और कुछ खेती की जमीन है। रामकुमार के परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा एक बेटी शिखा तथा बेटा कृष्णकांत था। शिखा की वह शादी कर चुके थे, जबकि कृष्णकांत अभी कुंवारा था। कृष्णकांत इलेक्ट्रीशियन था। वह क्षेत्र की एक दुकान पर काम करता था। ओम प्रकाश सैनी ने जब कृष्णकांत को देखा तो वह उसके आचार विचार से प्रभावित हुए। अच्छा घर-वर देखकर ओम प्रकाश ने अपनी बेटी बरखा का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। फिर 22 दिसंबर 2009 को बरखा का विवाह कृष्णकांत सैनी के साथ धूमधाम से कर दिया। शादी के बाद बरखा कृष्णकांत की दुल्हन बनकर ससुराल आई तो उसने अपने बात व्यवहार से पति और सास ससुर का दिल जीत लिया। सुंदर व सुशील बहू पाकर जहां सास ससुर खुश थे, सब खुश थे, लेकिन बरखा खुश नहीं थी। उसने जिस सजीले पति को सपने में संजोया था, कृष्णकांत वैसा नहीं था। वह साधारण रंग रूप वाला, दुबला पतला तथा कम बोलने वाला इंसान था। बरखा ने सुहागरात में ही जान लिया था कि उसका पति पौरुषहीन है। उसे सदैव शारीरिक सुख के लिए तड़पना पड़ेगा। दिन बीतते रहे। लगभग 1.5 साल बाद बरखा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसके जन्म से घर की खुशियां और बढ़ गईं। मयंक के जन्म से रामकुमार व उनकी पत्नी भी गदगद थी। उन्होंने इस खुशी को साझा करने के लिए सैनी समाज के लोगों को भोज कराया। बरखा को घर में वैसे तो सब सुख था, लेकिन पति सुख से वंचित रहती थी। कृष्णकांत सुबह 9 बजे घर से निकलता, फिर रात 9 बजे ही घर आता। वह कभी शराब के नशे में धुत होकर घर लौटता तो कभी बेहद थका हारा। कभी खाना खाता तो कभी बिना खाए ही चारपाई पर पसर जाता। बरखा रात भर करवटें बदलती रहती और गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती। वह हर रात अरमानों को खाक करती और भाग्य को कोसती। इसी तरह समय बीतता रहा। कृष्णकांत का एक दोस्त था दीपक गुप्ता। उसके घर से 4 घर छोड़कर वह रहता था। दीपक के पिता विमल गुप्ता की घर के बाहर पान की दुकान थी। कृष्णकांत भी उसकी दुकान पर पान मसाला खाने जाता था। दुकान पर ही कृष्णकांत की उसकी दोस्ती दीपक गुप्ता से हुई थी। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी हुई तो दीपक का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। दीपक गुप्ता ई रिक्शा चलाता था। उसकी कमाई अच्छी थी। वह बनसुमरकर रहता था। चूंकि दीपक कृष्णकांत का दोस्त था, इसलिए घर के कामों के लिए वह ज्यादातर उसे ही भेजता था। घर के कामों के साथ साथ दीपक बरखा के छोटे मोटे निजी काम भी कर दिया करता था। दीपक बरखा की हमउम्र था। इसी आने जाने में ही दीपक की नजरें बरखा के गदराए यौवन पर जम गईं। फिर तो जब भी उसे मौका मिलता, वह बरखा से ऐसा मजाक करता कि वह शर्म से लाल हो उठती। औरतों को मर्दों की नजरें पहचानने में देर नहीं लगती। बरखा ने भी दीपक की नजरों से उसका इरादा भांप लिया था।
बरखा प्यासी औरत थी, इसलिए उसने दीपक की मजाक का कोई विरोध नहीं किया। बरखा हसीन तितली थी, होठों पर हमेशा लुभावनी मुस्कान सजाए रखना उसका शगल था। उसका मस्त यौवन और उसकी कटीली अदाएं दीपक के दिल पर छुरियां चलाती थीं। क्योंकि दोस्ती व मोहल्ले के नाते बरखा दीपक की भाभी थी, अतः उनके बीच कुछ ज्यादा ही हंसी मजाक हो जाता था। बरखा ने जब से घर की जिम्मेदारी संभाली थी, तब से राजकुमार व उनकी पत्नी बहू से बेफिक्र हो गए थे। वह घर का भार बहू को सौंपकर अपने पैतृक गांव सकरापुर रहने लगे। वे कभी कभार ही बेटे बहू के पास आते थे और कुछ दिन रुककर फिर वापस चले जाते थे। सास ससुर के न रहने से बरखा एकदम आजाद हो गई थी। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। एक रोज दोपहर को दीपक ई रिक्शा लेकर बाजार जा रहा था कि उसे बरखा दिखाई दी। उसने ई रिक्शा रोक दी। बरखा नजदीक आई तो दीपक ने उसे छेड़ा, भाभी क्या भैया को छोड़कर जा रही हो? बहुत जल्दी में दिख रही हो। तुम्हारे भैया को छोड़कर भागूंगी तो तुम्हारे साथ न। बरखा ने बिना संकोच के कहा और उसकी ई रिक्शा पर बैठ गई। चलो भगा ले चलो मुझे। कहाँ? दीपक अब सकपका गया। बस निकल गई हवा। बड़े आए भाभी का ख्याल रखने वाले। चलो मुझे बाजार तक छोड़ दो। बरखा ने उसे टहोका मारा। उस रोज बाजार में बरखा ने शॉपिंग की तो दीपक ने उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी तरफ से उसे एक अच्छी सी साड़ी खरीदवा दी। फिर एक रेस्तरां में उसे बढ़िया सा नाश्ता भी कराया। वापसी में भी दीपक उसे साथ लेकर आया। इस दौरान दोनों काफी खुल चुके थे। दीपक ने दबे स्वर में बरखा को ये जता दिया था कि वह उसे बेइंतहा चाहता है। बरखा अपनी कटीली अदाओं से उसे घायल करती हुई मुस्कुराती रही। मोहल्ले से कुछ दूर बरखा को उतारते हुए दीपक बोला, भाभी आज मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की, उसकी मेवा भी मिलेगी क्या? 1 घंटे बाद घर आ जाना, चाय पिला दूंगी। सिर्फ चाय? तो दूध पी लेना। बरखा ने कामुक आंखों से दीपक की आंखों में झांका और गहरी सांस लेते हुए अपने वक्षों को तान दिया, मानो वह कह रही हो कि इन्हें पी लेना। दीपक घर पहुंचा। उसने कपड़े बदले, फिर मां से बहाना करके घर से निकल गया। वह जानता था कि बरखा इस वक्त घर पर अकेली होगी। कृष्णकांत रात 9 बजे के पहले घर नहीं आता था। दीपक उसी रोज बरखा को पा लेना चाहता था, अतः वह बरखा के घर की ओर चल पड़ा। बरखा ने दीपक को पलंग पर बिठाया, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या पियोगे देवर जी, चाय या दूध? ये दूध। दीपक ने उसकी कलाई थामते हुए उसके स्तनों की तरफ इशारा किया। हाय दैया, कितने बेशर्म हो तुम। बरखा ने लाज का नाटक किया, लेकिन दीपक ने उसे खींचकर गोद में गिरा लिया और उसके वक्ष सहलाने लगा। देवर जी, तुम मुझे अच्छे लगते हो। बरखा ने उसके हाथों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, पर मैं तुम्हें ये दूध तभी पिलाऊंगी जब तुम हमेशा इनके वफादार रहने की कसम खाओगे। तुम्हारी कसम बरखा भाभी, तुम्हें कभी दगा नहीं दूंगा। दीपक ने अपने सिर पर हाथ रखकर कसम खाए। बरखा प्यासी औरत थी। उसकी नजर दीपक की जवानी पर थी। दीपक ही उसकी प्यास बुझा सकता था। उसका पति कृष्णकांत उसकी पेट की भूख तो मिटा सकता था, पर तन की भूख नहीं। अतः उसने एक कामुक सीटकार भरी और बोली, मैं पहले दरवाजा बंद कर लूं। दीपक ने उसे छोड़ा तो वह दरवाजा बंद कर आई। वह जैसे ही पलंग के पास आई, दीपक ने उसे बाहों में भर लिया और पलंग पर लुक गया। उसके बाद तो कमरे में सीटकार की आवाजें आने लगीं। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो उनके चेहरे पर पूर्ण संतुष्टि के भाव थे। उस रोज बरखा जहां शादी के समय दिए गए सभी वचन भूल गई और पति के साथ विश्वासघात कर बैठी, वहीं दीपक ने दोस्ती को दरकिनार कर दोस्त की पीठ में इज्जत का छुरा घोंप दिया। वह भूल गया कि बरखा उसके दोस्त की पत्नी है। अवैध संबंधों का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो वक्त के साथ बढ़ता ही गया। दोनों को जब भी मौका मिलता वे एक दूसरे में समा जाते। बरखा अब दीपक के साथ सैर सपाटा करने भी जाने लगी। दीपक बरखा को ई रिक्शा पर बैठा कर रमणीक स्थल मोती झील ले जाता। वहां की मखमली घास पर बैठकर दोनों घंटों तक प्यार भरी बातें करते। फिर झील में नाव पर बैठकर खूब मस्ती करते। पति के वापस आने के पहले वह घर लौट आती थी। दीपक का कृष्णकांत के घर आना जाना बढ़ा तो अड़ोस पड़ोस के लोगों के कान खड़े हो गए। कई लोगों ने बरखा को दीपक के साथ बाजार में भी साथ देखा था, सो वे भी कानाफूसी करने लगे थे। कृष्णकांत को बात पता चली तो उसका माथा ठनका। उसने बरखा से कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उस पर शक करने लगा। एक रोज कृष्णकांत सुबह काम पर गया, लेकिन दोपहर को ही वापस लौट आया। उस समय बरखा घर पर ही थी। कृष्णकांत यह सोचकर घर वापस आया था
कि बरखा के साथ प्यार भरे कुछ लम्हे बिताएगा, लेकिन ज्यों ही वह अपने कमरे में दाखिल होने को हुआ, बरखा की आवाज उसके कानों से टकराई, उसके साथ मेरा विवाह हो गया तो क्या हुआ? मेरा जिस्म और मेरी आत्मा तुम्हारे ही रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। कृष्णकांत के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मारे गुस्से और नफरत के उसके जबड़े भिंच गए। दरवाजे को धकेलते हुए वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसे अचानक सामने पति को देखकर बरखा के चेहरे का रंग उड़ गया। कृष्णकांत उसे घूरते हुए दहाड़ा, बताओ कौन है वह जिससे तू फोन पर बातें कर रही थी? जरूर वह तेरा आशिक ही होगा। बरखा चुपचाप कृष्णकांत की बात सुनती रही। उसके चेहरे पर ग्लानि या क्षोभ के कोई भाव नहीं थे। बजाय झुकने के बरखा सख्त लहजे में बोली, तुम्हें ये जानना है न कि मैं किससे बातें कर रही थी तो जान लो, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। अगर यकीन न हो तो ये लो फोन और नंबर मिलाकर कर लो उससे बात। कहकर उसने फोन पति को पकड़ा दिया। बरखा ने जिस आत्मविश्वास के साथ यह सब कहा था, उससे कृष्णकांत को लगा कि वह सच बोल रही है। उसे लगा कि पूरी बात जाने बिना उसने बेकार में पत्नी पर शक किया। यही नहीं, उसने बरखा से माफी मांगी और उसे मनाने लगा। बरखा के जब से दीपक के साथ जिस्मानी संबंध बने थे, तब से उसने पति को भुला ही दिया था। लेकिन उस दोपहर जब माफी मांगने के बाद कृष्णकांत ने बरखा से प्यार भरी बातें की और उसे अपनी बाहों में भरा तो वह पति को समर्पित हो गई। कृष्णकांत खुश था कि आज उसने बीवी को पा लिया है, पर वह ये नहीं जानता था कि बीवी ने उसके शक को दूर करने के लिए उसके समक्ष जिस्म की गिरह खोली थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। दीपक के दिल में प्रेमिका बनी बरखा के प्रति चाहत और बढ़ गई। ये चाहत उस रोज और बढ़ गई जब बरखा ने एक रोज अंतरंग क्षणों में दीपक से कहा कि उसके पति और मोहल्ले वालों को उनके प्यार की भनक लग गई है। इससे पहले कि उनके प्यार पर पहरे लगा दिए जाएं, उन दोनों को भागकर अपनी नई दुनिया बसा लेनी चाहिए। पर भाभी यह कैसे हो सकता है? दीपक सोच में पड़ गया। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बरखा दीपक से लिपटकर उसका मुंह चूमने लगी। प्यार तो अपनी जान से ज्यादा करता हूँ तुम्हें भाभी। तो अब ये तुम जानो कि मुझे पाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे न मिले तो जमाने के तानों से तंग आकर मैं अपनी जान भी दे दूंगी। फिर मेरे मुर्दा शरीर से प्यार करते रहना। ऐसा मत बोलो भाभी, तुम चली गई तो मैं ही जी कर क्या करूँगा, दीपक ने जवाब दिया। कृष्णकांत को दीपक और बरखा के रिश्तों के बारे में आए दिन कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा था, अतः वह भी उस पर शक करने लगा था। उसका शक तब और बढ़ गया जब उसके साथी कर्मचारी ने शराब पीने के दौरान सारी सच्चाई बयां कर दी। उसने कहा, कृष्णकांत, तुम्हारी बीवी बदचलन है। वह तुम्हारे दोस्त दीपक के साथ रंगरेलियां मनाती है। उस पर लगाम कसो वरना वह तुम्हें छोड़कर उसके साथ भाग जाएगी। कृष्णकांत को सहकर्मी की बात कड़वी तो लगी, लेकिन नकार न सका। शक होने पर वह बरखा पर नजर रखने लगा। उन्हीं दिनों एक रोज कृष्णकांत ने भी बरखा को अपने ही घर में दीपक के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़ लिया। दीपक तो भाग गया, पर बरखा कहाँ जाती। कृष्णकांत ने उसे खूब जलील किया। पत्नी की इस बेवफाई से आहत कृष्णकांत ने बरखा को ऊंच नीच समझाने का प्रयास किया। वह नहीं समझी तो कृष्णकांत ने लातों से उसकी खबर लेना शुरू कर दी। कृष्णकांत ने सोचा था कि शायद मार खाकर बरखा रास्ते पर आ जाए, लेकिन उस पर इसका असर उल्टा ही हुआ। वह कृष्णकांत से और अधिक नफरत करने लगी। पति पत्नी के संबंध कसैले हुए तो घर में क्लेश का वातावरण बन गया। राजकुमार ने बेटे से हाल समाचार पूछा तो उसने पिता को बता दिया कि उनकी बहू कभी भी उनकी इज्जत को धूल में मिला सकती है। बहू का सच जानकर राजकुमार को भी गहरा दुख हुआ। कृष्णकांत को जिस बात की आशंका थी वही हुआ। एक रोज बरखा सचमुच उसकी इज्जत को पैरों तले रौंदते हुए अपने आशिक दीपक के साथ भाग गई। 10 वर्षीय बेटे को भी वह अपने साथ नहीं ले गई। बेटे का मोह भी उसे बांध न सका। उस रोज कृष्णकांत घर आया तो उसका बेटा मयंक घर में गुमसुम बैठा था। पूछने पर उसने बताया कि मम्मी दीपक अंकल के साथ बाजार गई हैं। अटैची में सामान भी ले गई हैं। कृष्णकांत तब सब कुछ समझ गया। कृष्णकांत ने बरखा के भाग जाने की खबर अपने माता पिता तथा बरखा के घर वालों को दी। खबर पाते ही बरखा के पिता ओम प्रकाश सैनी तथा कृष्णकांत के पिता राजकुमार और मां सुनीता आ गई। राजकुमार ने 4 घर दूर रहने वाले विमल गुप्ता से मुलाकात की और उनके बेटे दीपक के बारे में पूछा।
विमल गुप्ता ने पहले तो कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी दी तो विमल गुप्ता ने बेटे का ठिकाना बता दिया। लगभग एक सप्ताह बाद किसी तरह ओम प्रकाश सैनी व राजकुमार बरखा को शिवराजपुर कस्बे से समझा बुझाकर घर ले आए। दीपक भी साथ था। घर में सैनी समाज के खास लोगों को बुलाया गया। उसके बाद पंचायत हुई। पंचायत में तय हुआ कि दीपक बरखा से मिलने घर नहीं आएगा। बरखा इज्जत से घर में रहेगी। कृष्णकांत बरखा का पूरा ख्याल रखेगा। उसके साथ किसी तरह की मारपीट व बदसलूकी नहीं करेगा। बरखा और कृष्णकांत ने पंचायत के लोगों की बात मान ली। उसके बाद कृष्णकांत बरखा के साथ रहने लगा। बरखा के सास ससुर भी साथ रहने लगे। बरखा सास ससुर की निगरानी में रहने लगी तो उसका अपने प्रेमी दीपक से मिलना जुलना बंद हो गया। अब वह जब भी घर से बाहर निकलती तो सास उसके साथ रहती। समय बीतता रहा। अगस्त 2022 में बरखा ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। दूसरे बेटे के जन्म से एक बार फिर से घर में खुशियां लौट आईं। खुशी इस बात की भी थी कि 10 वर्ष बाद बरखा ने फिर से बेटे को जन्म दिया था। इस खुशी में राजकुमार ने समाज के लोगों को दावत दी। दूसरे बेटे के जन्म के बाद कृष्णकांत को लगा कि बरखा अपने आशिक दीपक को भूल गई है, लेकिन यह उसकी भूल थी। बरखा के दिल में अब भी दीपक बसा हुआ था। वह उसके लिए तड़पती भी थी। अपनी तड़प वह फोन के माध्यम से मिटाती थी। बरखा को जब भी मौका मिलता वह दीपक से बतिया लेती थी और अपनी लगी बुझा लेती थी। दीपक भी बरखा के लिए बेचैन था, लेकिन उसका मिलन नहीं हो पाता था। 27 मई 2023 को बरखा के अशोकनगर निवासी मामा संजय की 13वीं थी। इस कार्यक्रम में शामिल होने बरखा अपने पति कृष्णकांत के साथ अशोकनगर पहुंच गई। यहाँ उसकी मां सरला तथा पिता ओम प्रकाश सैनी भी आए हुए थे। दिन भर मामा के घर जमावड़ा बना रहा। शाम को कृष्णकांत ने बरखा से घर चलने को कहा तो उसने कहा कि वह माता पिता के साथ नवाबगंज जा रही है। कल वह घर आ जाएगी। इसके बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ नवाबगंज चली गई और कृष्णकांत अपने घर चला गया। इधर दीपक को पता चला कि बरखा मामा के यहाँ गई है तो उसने फोन पर बरखा से बात की और जीटी रोड स्थित हनुमान मंदिर पर मिलने को कहा, लेकिन बरखा ने उसकी बात ये कहकर नहीं मानी कि वह पति और माता पिता की निगरानी में है। इसके बाद कई बार दीपक ने फोन किया और बरखा के संपर्क में बना रहा। शाम 5 बजे दीपक ने बरखा को फोन किया तो उसने बताया कि वह मायके नवाबगंज जा रही है। इस पर दीपक ने कहा, बरखा, आज अगर हमारा मिलन तुमसे न हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। अब मुझसे रहा नहीं जाता। जवाब में बरखा ने कहा, तुम जान देने की बात मत करो। तुम जागेश्वर मंदिर परिसर आ जाओ। फोन पर संपर्क बनाए रखना। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी कॉल का इंतजार करना। कोई जल्दबाजी न करना। रात 9 बजे के पहले ही दीपक जागेश्वर मंदिर परिसर पहुंच गया और बरखा की कॉल आने का इंतजार करने लगा। इधर बरखा व घर के अन्य सदस्य खाना खाकर आए ही थे सो सब सोने चले गए। बरखा, उसके दोनों बच्चे, बहन व मां एक कमरे में लेट गए, जबकि उसके पिता दूसरे कमरे में। रात 10 बजे तक सभी गहरी नींद में सो गए, लेकिन बरखा को नींद कहाँ थी। वह छत पर जाकर चहलकदमी करने लगी। छत पर स्थित कमरे की भी उसने साफ सफाई कर दी थी। रात करीब 10:30 बजे बरखा ने दीपक को कॉल की और घर के दरवाजे पर आने को कहा। फोन पर बतियाते बरखा और दीपक दरवाजे पर आए। बरखा ने दरवाजा खोलकर दीपक को घर के अंदर कर लिया। इसके बाद वह दीपक को छत पर बने कमरे में ले आई। यहाँ दोनों ने पहले शारीरिक भूख मिटाई, फिर आपस में बतियाने लगे। दीपक बोला, बरखा, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ भाग चलो। हम दोनों अपनी नई दुनिया बसा लेंगे। इस बार हम इतनी दूर जाएंगे जहाँ कोई हमें खोज ना पाएगा। दीपक, अब ये सब संभव नहीं। अब मैं एक नहीं 2 बच्चों की माँ हूँ। छोटा बेटा बस 9 महीने का है। उसे छोड़कर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। फिर भागने से 2 परिवारों की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा तुम्हारा मिलन जैसे आज हुआ है वैसा आगे भी होता रहेगा। मैं भी तुम्हारे लिए तड़पती रहती हूँ। तुम सदा हमारे दिल में रहते हो, लेकिन मुझे अब छिप छिप कर मिलना पसंद नहीं है। तुम्हें मेरे साथ आज ही चलना होगा। नहीं चली तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? मुझे मार डालोगे क्या? बरखा गुस्से से बोली। हाँ, मैं तुझे मार डालूंगा और खुद को भी मिटा लूंगा। दीपक भी गुस्से से भर उठा।
बरखा ने दीपक की बात को मजाक समझा और हंसने लगी। इस पर दीपक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उसका गला पकड़ा और कसने लगा। बरखा बेहोश हुई तो दीपक ने जेब से चाकू निकाल लिया और बरखा का गला रेत दिया। प्रेमिका की हत्या करने के बाद दीपक चला गया। प्रेमिका के घर से दीपक गुरुदेव चौराहे पर आया। यहाँ से ऑटो पर बैठकर झकरकटी आया। अब तक वह ग्लानि व पकड़े जाने के डर से घबराने लगा था। कुछ देर वह झकरकटी पुल के नीचे रेल लाइन के किनारे बैठा रहा, फिर देर रात रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। इधर रात लगभग 12 बजे बरखा का मासूम छोटा बेटा जाग गया। भूख से वह रोने लगा तो सरला की आंखें खुल गईं। उसने छोटी बेटी कल्पना को जगाकर कहा कि देखो बरखा कहाँ है, उसका बच्चा भूख से रो रहा है। कल्पना बरखा को खोजती छत पर गई तो वहां कमरे में बरखा की खून से तरबतर लाश देखकर वह चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सरला वहां पहुंची, फिर उसका पति ओम प्रकाश सैनी। दोनों बेटी का शव देखकर अवाक रह गए। ओम प्रकाश सैनी ने पहले बरखा के पति कृष्णकांत को मौत की सूचना दी, फिर थाना नवाबगंज पुलिस को बेटी की हत्या की खबर दी। सूचना पाते ही एसएचओ प्रमोद कुमार पांडेय पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए। उनकी सूचना पर पुलिस कमिश्नर बी.पी. जोगदंड, एडिशनल डीसीपी सेंट्रल आरती सिंह तथा एसीपी कर्नलगंज मो. अकलम भी घटनास्थल आ गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मृतका बरखा की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। उसकी हत्या चाकू जैसे किसी नुकीले हथियार से की हुई लग रही थी। घटनास्थल से पुलिस को मृतका का मोबाइल फोन मिला, जिसे अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा में ले लिया। अब तक मृतका का पति कृष्णकांत तथा उसके माता पिता भी आ गए थे। पुलिस अधिकारियों ने मृतका के माता पिता तथा पति से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रात 9 बजे तक सब कुछ सामान्य था, उसके बाद सब सो गए। आशंका है कि रात में बदमाश लूटपाट के इरादे से घुसे, शायद बरखा जाग गई तो उन्होंने उसका गला रेत दिया। पूछताछ के बाद अधिकारियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। ओम प्रकाश सैनी के घर के ठीक सामने जागेश्वर मंदिर है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे। पुलिस अधिकारियों ने फुटेज चेक किए तो रात करीब 10:30 बजे एक युवती फोन पर बतियाते घर से बाहर निकलते दिखाई दी। दूसरी तरफ एक युवक घर में प्रवेश करते दिखा। इसके बाद रात 11 बजे पर वही युवक घर से बाहर जाते दिखा। ये फुटेज ओम प्रकाश सैनी व कृष्णकांत को दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि फोन पर बतियाती युवती उनकी बेटी बरखा है। कृष्णकांत ने बताया कि फोन पर बतियाते दिख रहा युवक उसकी पत्नी बरखा का प्रेमी दीपक गुप्ता है, जो उसके पड़ोस में रहता है। इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार ने बरखा के फोन से दीपक को कॉल की तो जीआरपी थाने के एक सिपाही ने कॉल रिसीव की। उसने बताया फोन धारक ने रेल से कटकर आत्महत्या की है। उसका शव अज्ञात में पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा चुका है। दीपक के पिता विमल गुप्ता से शव की शिनाख्त कराई गई तो उन्होंने शव को तुरंत पहचान लिया। पुलिस ने बरखा और दीपक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि मरने से पहले दोनों के बीच 23 बार बात हुई थी। पिछले 2 महीने में दोनों के बीच 500 बार बात मोबाइल फोन पर हुई थी। जांच पड़ताल से स्पष्ट था कि दीपक ने ही पहले प्रेमिका की हत्या की, फिर खुद रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। मृतका बरखा के पति कृष्णकांत ने पत्नी की हत्या की रिपोर्ट दीपक के खिलाफ दर्ज कराई, लेकिन दीपक द्वारा भी आत्महत्या कर लेने से पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया।